और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी इतिहास हमारा भारत मौर्य साम्राज्य अध्याय 6। पहले हमने पढ़ा था, कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मौर्य का साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य में की जो संस्कृति है वो क्या है, वहाँ के जो प्रशासन है वो कितने भागों में बटा हुआ है और वहाँ का जो आर्थिक जीवन है वो कैसा है। तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। मौर्य काल में देश में प्रथम बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। कि मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल साम्राज्य था। इसकी राजनीतिक एकता और स्थिरता का वातावरण तैयार हुआ। इस वातावरण में भौतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का मार्ग जो था वो प्रशस्त हुआ। अब मौर्य युगीन संस्कृतियों के विभिन्न पहलू को इस प्रकार देखा जाता है कि जो मौर्य काल था ना, बहुत ही उन्नति का काल था। इसमें भौतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, ये उन्नति के मार्ग पर क्या चल रहा था, बहुत ज्यादा आगे चल रहा था, प्रशस्त हो रहा था। मौर्य शासन व्यवस्था का जनक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस व्यवस्था में सम्राट अशोक के समय आवश्यकता अनुसार सुधार भी किए गए। कि इसमें इसमें क्या किया गया था कि अगर कहीं पर ऐसा लगे कि हमें भाई सुधार करने की आवश्यकता है, तो सम्राट अशोक द्वारा उसमें सुधार भी किए गए। और यहाँ पर जो मेन कार्य होता था वो जनता के हित में होता था। कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जिससे कि जनता को कष्ट हो, जनता को दुख पहुंचे। इसमें दो प्रशासन प्रणाली होती थी, केंद्रीय प्रशासन प्रणाली, प्रांतीय प्रशासन प्रणाली। केंद्रीय प्रशासन प्रणाली में क्या होता था, इसका जो मुख्य होता था वो राजा होता था। राजा ही क्या करता था, राजा ही सर्वोच्च सेनापति होता था, राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और राजा को ही कार्यपालिका अध्यक्ष माना जाता था। राजा अपनी सहायता के लिए क्या करता था, मंत्रिपरिषद का गठन करता था। ये मंत्री परिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति होती थी ना, वो राजा ही करता था। मंत्री परिषद क्या करता था, सिर्फ राजा को परामर्श देता था। अब मंत्री परिषद व राजा दोनों मिलकर क्या करते थे, नीति निर्धारण का कार्य करते थे। कि भी ये नीति ऐसे बनेगी, ये नियम ऐसा बनेगा। उसको लागू करने का जो कार्य होता था वो अधिकारी द्वारा किया जाता था। इस उद्देश्यों के लिए जो ये अधिकारियों का जो विभाग होता था, ये 18 विभागों को गठन किया जाता था। प्रत्येक विभाग को क्या कहते थे, तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ को अध्यक्ष कौन होता था, अमात्य कहला जाता था। काफी बार पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक विभाग को क्या कहा जाता है, तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ का जो मुखिया होता था, अध्यक्ष, मतलब उसे क्या बोलते थे, अमात्य बोलते थे। समाहर्ता, संधिदाता, मंत्री, व्यवहारिक, मंत्री परिषद अध्यक्ष, प्रशास्ता, आठविक या आदि प्रमुख अमात्य थे। कौटिल्य लिखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को राजा चुनना चाहिए, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को राजा मंत्री परिषद में रखे जिनमें वीरता हो, बुद्धिमानी हो, ईमानदारी हो और स्वामी भक्ति के गुण हो। चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य के प्रांतों की निश्चित संख्या अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन अशोक के अभिलेखों से पता चला है कि 5 प्रांतों की जानकारी मिली है। जिसमें क्या होता था, राजकुल से संबंधित ही क्या बनते थे, वो राजकुल से संबंधित ही कुमार ही वो वहाँ के राज्यपाल बनते थे। लेकिन कभी कभी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भाई ऐसा हुआ है, कभी कभी क्या हो जाता था, योग्य व्यक्ति को भी अवसर दे दिया जाता था। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को कड़ियावाड़ का राज्यपाल बनाया। कि चंद्रगुप्त ने क्या करा, पुष्यगुप्त वैश्य को उनकी योग्यता के अनुसार क्या करा, कड़ियावाड़ का राज्यपाल बनाया। और उनको जो राज्यपाल का वेतन होता था ना, वार्षिक वेतन, वो क्या होता था, 12,000 पर्ण होता था। तो भाई याद रखना, उनके पास अपनी मंत्री परिषद भी होती थी। अब है यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रांत और राजधानी। उत्तरापद की राजधानी कौन सी है, तक्षशिला। अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोशाली और दक्षिणापद की स्वर्णगिरी और पाश्य की पाटलिपुत्री। तो ये क्या है, इनकी राजधानी है। इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। अब आते हैं मंडल, जिला तथा नगर प्रशासन। देखो इसमें बहुत यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंडल, जिला और नगर प्रशासन क्या होता है। भाई प्रत्येक प्रांत कई मंडलों में वो होते हैं। कि प्रत्येक प्रांत क्या होते हैं, प्रत्येक गांव क्या होते हैं, कई मंडलों में बटे होते हैं। इसका जो अधिकारी होता है ना, वो ही इनकी देख रेख करता है उनमें, कि उनमें सही से कानून नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। इसकी समता आधुनिक कमिश्नरी से की जाती है। जिसकी समानता है ना, वो किससे की जाती है, आधुनिक कमिश्नर से की जाती है। मतलब आज के टाइम में तो पुलिस मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे उसको कमिश्नर का दर्जा दिया जाता था, जो इनका अध्यक्ष होता था, जो इनका मुखिया होता था। इसका प्रधान जो होता था उसको प्रदेष्टा नामक अधिकारी, या अशोक के अभिलेख में इसे प्रदिशका कहा जाता था। ये केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था। केंद्र सरकार में कौन होता था, सबसे बड़ा राजा ही होता था। उसके प्रति क्या होता था, ये उत्तरदायी होता था। मंडल का विभाजन जिलों में होता था। कि मंडल में क्या होते थे, कई जिले शामिल होते थे, है ना। उनको क्या कहा जाता था, इन्हें आहार या विश्व कहा जाता था। तो जिलों का जो मंडल का विभाजन होता था वो जिलों में होता था। इन्हें आहार या विश्व कहा जाता था। जिले के नीचे की स्थानीय इकाई होती थी ना,
उसमें 800 गाँव शामिल होते थे। स्थानीय के अंतर्गत 400-400 गाँव की दोनमुख नामक 2 इकाइयाँ होती थी। देखो, जिले के नीचे स्थानीय नामक इकाई में 800 गाँव शामिल हो गए। अब उससे नीचे नीचे की इकाई चलेंगे, तो उससे नीचे जो होता था वो 400-400 गाँव की दो दोनमुख नामक 2 इकाइयाँ होती थी। और दोनमुख के अंतर क्या होता था, 200-200 गाँव की गारवटक इकाई होती थी। गारवटक के अंतर क्या होता था, 20 संग्रहण होते थे। प्रत्येक संग्रहण में कौन होता था, 10 गाँव होते थे। संग्रहण का अधिकारी प्रधान अधिकारी गोप कहलाता था। गोप क्या करता था, ये यहाँ का प्रमुख होता था। ये देखता था कि जो शासन व्यवस्था है वो सही से चल रही है नहीं चल रही है, जो जो ये जो नियम कानून जो बनाए गए हैं ये सही से इनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा। तो इनका जो प्रमुख होता था ना, वो गोप ही होता था। कई बार पूछ ले जाता है, संग्रहण का प्रधान गोप अधिकारी होता था, जो ये देखता था कि प्रशासन सुचारू रूप से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था। नगर की एक सभा होती थी जिसका मुख्य नागरिक कहलाता था। कि नगर की सभा का जो मुख्य अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, नागरिक कहलाता था। मैग्स्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। जैसे शिल्पकला समिति हो गई, वाणिज्यिक समिति हो गई, विदेशी समिति होगी, उद्योग समिति हो गई, जनसंख्या समिति हो गई, कर समिति हो गई। इन सब 6 समितियों का क्या किया है, उल्लेख किया है। अब आते हैं हम ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। इसका जो अध्यक्ष होता था वो ग्रामीण होता था। इसके जो इसमें जो व्यक्ति शामिल होते थे ना, वो वृद्ध व्यक्ति शामिल होते थे। वृद्ध परिषद में गांव के प्रमुख व्यक्ति होते थे और यही क्या करते थे, ग्रामीणों की मदद करते थे। जो इसका मुख्य अधिकारी होता था, जो इस परिषद में मुख्य लोग शामिल होते थे, वृद्ध परिषद मतलब कह सकते हो कि थोड़े से एजेड लोग शामिल होते थे इसमें ज़्यादातर। वो क्या करते थे कि इसमें कोई राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था। वो गाँव की सिंचाई व्यवस्था से लेकर हर चीज़ के न्याय व्यवस्था से लेकर हर कार्यों को निपटारा करते थे। इसमें राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। फिर राजस्व प्रशासन, भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन होता था। जो भूमि कर होता था ना, वो राजा की आय का साधन होता था। ये उपज का 1% 6 भाग होता था। इसके अतिरिक्त सेतु शुल्क, चुंगी, बिक्री दर, दंड तथा राजकीय उपभोग आदि से भी आय होती थी। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था 2 प्रकार की होती थी, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थलीय न्याय भी कहा जाता है और कंठक शोधन को फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता है। भूमि कर, जो हमने अभी देखा कि इसका जो भूमि कर का आय का साधन होता था, ये क्या होता था, यहाँ उपज का 1% 1/6 भाग होता था। भूमि कर राज्य के आय का मुख्य साधन यहाँ पर क्या होता था, 1/6 भाग होता था। इसके अतिरिक्त शुल्क, सेतु शुल्क हो गया, चुंगी शुल्क हो गया, पुल पे शुल्क लगा दिया, बिक्री कर दंड पे शुल्क लगा दिया, राज्य उद्योगों पे कर लगा दिया। तो ये सब क्या होता था, इनकी आय का साधन होता था। पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था, राज्य में सुरक्षा के लिए पुलिस तथा गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर अनेक प्रकार के होते थे। ये क्या करते थे कि भाई दूसरे देशों में भी गुप्तचर लगा देते थे अपने, कि उस देश में क्या राजनीति हो रही है, किस तरह से राज्य को आगे चला जा रहा, कोई हमारे विरुद्ध कार्य तो नहीं कर रहा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य की जो सैन्य प्रशासन थी बहुत अच्छी थी। इसमें क्या था, 6 लाख पैदल हो गए, पैदल व्यक्ति हो गए, 30,000 घुड़सवार हो गए, 9,000 हाथी हो गए, 8,000 रथ हो गए। सैनिकों की संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। जो सैनिक हो गए ना यहाँ पे, किसानों के बाद सबसे अधिक थे। सेनाओं का प्रबंध 6 समितियों में किया जाता था। काफी बार पेपरों में पूछ ले जाता है। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, जैसे पैदल सेना, अश्वरोही समिति, नौसेना समिति, गज सेना समिति, रसद समिति, रथ सेना समिति। दुर्ग 5 प्रकार के होते थे, स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, मेरु दुर्ग। ये काफ़ी बार सीटेट के पेपर में पूछ ले जाता है। लोकहित के कार्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने लोकहित के बहुत सारे कार्य करे ताकि जनता का हित हो सके। जनता के हित में बहुत कार्य करे। सिंचाई की व्यवस्था करी, पीने के पानी के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए, औषधालय का निर्माण करवाया, पशु अस्पताल बनवाए। तो इन सब चीज़ों ने क्या करा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनके प्रशासन को और प्रभावशाली बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था बहुत ही जनता के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। सामाजिक स्थिति, मौर्य काल आते आते जो 4 वर्ण व्यवस्था थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब इनसे क्या था, अनेक वर्ण बनने लगे थे। वो क्यों बनने लगे थे, क्योंकि अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण, कि जैसे ऊंची जाति है वो नीची जाति से विवाह कर ले, नीची जाति है ऊंची जाति से विवाह कर ले। ऐसे करने से क्या हो रहा था कि नए वर्ण भी बनने चालू हो गए थे। जैसे नृत्य, वायन, गायन, घुड़दौड़,
शतरंज, जुआ खेलना, ये सब क्या था, समाज में लोकप्रिय खेल थे। लोग सूती, ऊनी, रेशम वस्त्र धारण करते थे। उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, रत्न जड़ित वस्त्र पहनते थे। इस काल में क्या हुआ था, शिक्षा का प्रसार हुआ था। शिक्षा के जो केंद्र थे ना, वो गुरुकुल, वे मठ होते थे। इनका जो प्रमुख केंद्र होता था वो क्या होता था, गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेते थे या मठों में जाकर शिक्षा लेते थे। इनके जो शिक्षा के केंद्र होते थे, जहाँ शिक्षा लेने जाते थे, वो तक्षशिला, बनारस, उज्जैन तथा उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र थे। तक्षशिला, बनारस, उज्जैन क्या था, उस समय उच्च शिक्षा के विख्यात केंद्र थे। अब है इनका आर्थिक जीवन। इनका आर्थिक जीवन जो था मुख्य रूप से कृषि पालन और पशु था। कृषि और पशुपालन करते थे। सिंचाई की व्यवस्था, इन्हें अनेक प्रकार के अन्न तथा फल उत्पन्न फल सब्जियां उत्पन्न होती थी। कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, लकड़ी आदि के उद्योग उन्नत थे। सिक्कों का प्रचलन था, वह अनेक देशों से व्यापार होता था। मौर्य काल में क्या होता था कि धार्मिक जो जीवन था उसमें क्या था, वैदिक, बौद्ध, जैन, इन सब का मौर्य काल पर बहुत प्रभाव पड़ा। और बुद्ध को ये देवता मानकर उनकी पूजा किया करते थे। उनके प्रतीकों की क्या करते थे, पूजा किया करते थे। आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।